नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। तमाम खबरों के साथ तैयार है आपका मनपसंद बुलेटिन और खबरों के विश्लेषण के लिए तैयार हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑन द शो, जहां पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने अपने इस शो में शामिल किया है। पहली खबर गेहूं के एक्सपोर्ट से जुड़ी है। गेहूं एक्सपोर्ट की जो लिमिट थी उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख टन किया गया गेहूं एक्सपोर्ट की लिमिट को। मोबाइल टैरिफ बढ़ने लगे। एयरटेल ने टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है। जियो और वोडा भी तैयारी कर रहे हैं। काफी समय से हम इस पर चर्चा कर रहे थे, इसकी आशंका जता रहे थे और वो सही साबित हुई। एफटीए किस काम के? जी हां, क्योंकि जिन देशों से भारत का एफटीए है वहां एक्सपोर्ट घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एफटीए अपना असर नहीं दिखा पा रहे हैं? इसकी वजह को जानेंगे, समझेंगे। आरबीआई गवर्नर की चिंता, खाड़ी संकट की वजह से महंगाई और भड़क सकती है। जी हां, ये लाजमी था। अगर आप बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो आपको याद होगा कि हम समय समय पर आपको अलग अलग हिस्सों में ये बता रहे थे कि कहां पर महंगाई फट सकती है, फूट सकती है। और अब देखिए वही हुआ। आरबीआई गवर्नर की चिंताओं में भी ये बात उभर कर आने लगी है कि खाड़ी संकट की वजह से महंगाई और बढ़ सकती है। भारत अमेरिका डील, ट्रेड डील पर बातचीत के लिए भारतीय दल यूएस के लिए रवाना हो गया। और ईरान यूएस की बातचीत में क्या हुआ? सीज फायर खत्म होने के करीब है। पाकिस्तान में जल्द बातचीत की संभावना हो सकती है। क्या कुछ वहां का अपडेट है, ये भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत मंडियों की खबर के साथ, गेहूं की खबर के साथ। मंडियों में गेहूं की कीमत में आई गिरावट के बाद सरकार ने भाव को सपोर्ट करने के लिए गेहूं निर्यात की लिमिट बढ़ा दी है। निर्यात के लिए कोटा 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है। सरकार ने 2022 में गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी। इस साल की शुरुआत में निर्यात को खोला था। शुरुआत में 25 लाख टन की अनुमति दी थी, लेकिन देखा यह गया कि निर्यात खोलने के बाद भी गेहूं की कीमतों में रिकवरी नहीं आई। इसके बाद सरकार ने निर्यात के कोटे को अब दोगुना कर दिया है। सर, पहली वाली औषधि काम नहीं आई। क्या आपको लगता है कि अब ये दोबारा जो एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाया गया है, इससे कीमतों पर असर पड़ेगा? कई सारे आयाम हैं इस फैसले के, जिन्हें अलग अलग समझना जरूरी है। केवल घरेलू बाजार के लिए तो कोटा, अगर आप भारत के उत्पादन के हिसाब से देखें तो ये बहुत छोटा है। सांकेतिक रूप से बाजार को ये संकेत मिल सकता है कीमतें बढ़ाने के लिए, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एफसीआई के गोडाउन्स को किसी तरह से खाली करना चाहती है। अगर आप ताजा आंकड़ा देखें तो एफसीआई 5 गुने ज्यादा बफर नॉर्म्स पर बैठा हुआ है। जो आंकड़े हैं वो करीब करीब 71% के आसपास बफर नॉर्म्स से ऊपर है। 23.6 मिलियन टन का एफसीआई का स्टॉक इस समय है। और जब नई खरीद शुरू होनी चल रही है रबी की, और इसके बाद फिर आगे खरीफ की भी खरीद करनी होगी, तो इसकी जो कैरिंग कॉस्ट है उसे बचाने के लिए सरकार इसका निर्यात खोलना बढ़ाना चाहती है और ज़्यादा। इसका थोड़ा मनोवैज्ञानिक असर बाजार में कीमतों पर भी पड़ेगा, पर ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि एफसीआई के स्टॉक्स कम हो, जगह बन सके और कैरिंग कॉस्ट कम की जा सके। थोड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जो बढ़त दिख रही है गेहूं की, उसे लेकर भी मिलेगा। भारत का गेहूं इस समय करीब $280 के आसपास मिल रहा है। अभी भारत के आसपास देशों में बांग्लादेश जैसे देश हैं जिनको इंपोर्ट की ज़रूरत है, तो भारत के निर्यातक उसका फ़ायदा भी आसपास के बाजार में उठा सकते हैं। अगर घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो 5 मिलियन टन के आसपास का कोटा बहुत सामान्य सा है। इसका कोई बड़ा असर कीमतों पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बाजार में थोड़ा बहुत दबाव दिखे, लेकिन चूंकि नई फसल आ रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर घरेलू बाजार में कीमतों पर होगा, इसकी संभावना कम है। टेलीकॉम कंपनियों ने एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय एयरटेल ने 859 रुपए के प्रीपेड प्लान की दरें बढ़ाकर 899 रुपए कर दी हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्लान को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। रिलायंस जियो ने अपने बेसिक प्लान की जो वैधता है उसको घटा दिया है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां आगे चलकर भी टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं। सर, क्यों बढ़ रहे हैं ये टैरिफ? पहला सवाल तो यही कि एयरटेल ने टैरिफ क्यों बढ़ाए, और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी क्या टैरिफ बढ़ाएंगी?
एयरटेल ने अपनी योजना के हिसाब से पिछले 2 साल से हम लगातार इस खबर को समय समय पर चर्चा में ला रहे हैं। एयरटेल की अपनी एक योजना है कि उसको अपना आरपू 250 से 300 रुपए पर यूजर पर ले जाना है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ के हिसाब से है और जो 200 रुपए के आसपास है। तो उस तरफ एयरटेल अपने क्रमशः व्यवस्था के साथ बढ़ रही है। दूसरी वजह यह है कि जो हैवी कैपेक्स किया गया था 5G को लाने में, उसकी रिकवरी चाहिए, क्योंकि अब बाजार स्टेबल हो चुका, ऑलमोस्ट डुओपोली है, कंपनी के ग्राहक छोड़कर नहीं जा रहे हैं, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये कैपेक्स की रिकवरी चाहिए। कर्ज भी है, कैश फ्लो भी बेहतर होगा, कर्ज को डिलेवरेज करने की कोशिश होगी, कैश फ्लो बेहतर होगा। धीमे धीमे अब ये बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत में जो अल्ट्रा लो टैरिफ का रिजीम था, न्यूनतम टैरिफ का रिजीम था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अब जैसे जैसे डेटा का यूसेज बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। और रेगुलेटर्स ने चूंकि इस मामले में अब कंपनियों को फ्री कर रखा है, तो इसलिए ये कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। तो ये 10 से 20% का आरपू की बढ़ोतरी हमको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। बाकी जियो और वोडाफोन पहले भी इसको फॉलो कर चुके हैं, एयरटेल को फॉलो करेंगे। 2024 में भी हमने दोनों की रेट हाइक देखी थी। वोडाफोन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्राहक छोड़ रहे हैं, तो अगर वहां पे दरों में बढ़ोतरी होगी और क्वालिटी सर्विस की अच्छी नहीं होगी, तो इसमें तो वहां से ग्राहकों के शिफ्ट होने की, जो पहले से वोडाफोन अपने ग्राहक लूज कर रहे हैं, उनके शिफ्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। जियो थोड़ी बढ़ोतरी रुक कर सकता है, लेकिन अब आरपू बढ़ाने की होड़ सारी कंपनियों में होगी, तो इसलिए ये अब एक सालाना प्रक्रिया है जो कीमतों में बढ़ोतरी वापस लौट रही है। देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ट्रेड डील्स पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन ट्रेड डील्स वाले देशों से एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नीति आयोग का कहना है कि मार्च में लगातार तीसरी तिमाही में ट्रेड डील्स वाले देशों को भारत से एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। मार्च तिमाही में एक्सपोर्ट 7% घटा है। सर, क्या एफटीए फिर काम नहीं कर रहे हैं, असर नहीं कर रही है दवा? देखिए, विस्तार से अगर आप लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं तो हमने पूरा अर्थन किया था और आपको बताया था कि भारत के एक्सपोर्ट की भीतरी चुनौतियां क्या हैं। और उसमें एक फंडामेंटल चुनौती ये है कि भारत जिन एफटीएस को इतने जोर शोर से, इतने गाजे बाजे के साथ करता है, बड़ी सफलता बताता है, उनके भीतर, उनके पीछे भारत की चुनौतियां और मजबूरियां दिखाई देती हैं। हम निर्यात बढ़ाने के लिए एफटीए करते हैं और आयात बढ़ाने लगते हैं। सारे के सारे एफटीए में ट्रेड डेफिसिट है। जो ताजा आंकड़ा भी नीति आयोग ने बताया है, उनमें ट्रेड डेफिसिट अप्रैल से जून के दौरान 60% हो गया है। ट्रेड इंपोर्ट करीब 10% बढ़ा है, जबकि एक्सपोर्ट 9% गिर गया है। तो हमने कोशिश की थी कि भारत का निर्यात बढ़े, पर आयात बढ़ने लगता। फंडामेंटल वजह समझना जरूरी है। अगर अलग अलग आप एफटीए भी देखें, आसियान से इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में गिरावट है। सीपा जो कि यूएई के साथ हुआ, जो सबसे चर्चित था, उसमें इंडिया ने थोड़ा बहुत टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया, लेकिन बड़े पैमाने पर गोल्ड का और बाकी चीज़ों का आयात हुआ ज़्यादातर। और बाकी जो पार्टनर हैं उसमें जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर है, इनके साथ भी यही स्थिति। वजह यह है कि भारत के पास निर्यात की बैंडविड्थ बहुत छोटी है। भारत के पास निर्यात करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, जबकि आयात करने के लिए बेहद ज़्यादा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इन एफटीए के बाद से पहले ही इन देशों में जो कस्टम ड्यूटी के रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो चुके होते हैं। तो भारतीय निर्यातकों को जो कटौती का फायदा भी मिलता है, मान लीजिए जो एफटीए का पार्टनर थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी कम करता है, उसका भी फायदा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ कस्टम ड्यूटी की दरें पहले से ही काफी नीचे हैं, फ्लोर लेवल पर होती हैं। जबकि भारत में ये ड्यूटीज ऊंची हैं और एफटीए के तहत भारत को अपने टैरिफ को 0 पर या न्यूनतम लेवल पर लाना पड़ता है, तो उसका तत्काल फायदा वहां के इंपोर्टर्स को मिलता है। तो इसलिए एफटीए सुर्खियां बहुत अच्छी हैं, हेडलाइन बहुत अच्छी हैं, पर वास्तविकता में भारत एफटीए के जरिए व्यापार घाटा ही बढ़ा रहा है। अभी तक निर्यात बढ़ने के कोई संकेत नहीं दिखे। और ये केवल इन्हीं की बात नहीं, ये पिछले करीब 1 दशक से ज्यादा समय से भारत के एफटीए की ये समस्या बनी हुई है। उसके बाद भी हम जो नए एफटीए करते जा रहे हैं, उनसे इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के डेरिवेटिव ट्रेड पर जो सख्ती की थी, उसे अब ढील दे दिए है, उसे अब कम की है सख्ती को। अप्रैल की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए गैर डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी थी। सर, अब क्या ढील दी गई है?
आरबीआई ने थोड़ा सा, क्योंकि बैंकों की तरफ से मांग भी थी, दबाव भी था, और हमने आपको बताया भी था कि बैंकों के लिए कि बैलेंस शीट पर इसका सीधे असर पड़ रहा है, तो आरबीआई ने पार्शियली, आंशिक रूप से, जो अप्रैल की शुरुआत में जो क्रैकडाउन किया था एनडीएफ को, माना जा रहा था, आरबीआई मान रहा था कि नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में जो सौदे किए जा रहे हैं उससे भारतीय बाजार के अंदर रुपए पर सट्टेबाजी बढ़ती है और उसकी गिरावट के दांव लगाए जाते हैं, तो थोड़ा उसको रिलैक्स किया है। बैंक जो है अब जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हें भारतीय और भारत के बाहर के लोगों को ऑफर कर सकेंगे। इससे पहले यह था कि इनको बिल्कुल ऑफर करने की छूट नहीं थी, लेकिन इससे निर्यातकों की तरफ से और आयातकों की तरफ से बैंकों पर दबाव बनाया गया था। कॉर्पोरेट्स को भी थोड़ी इजाजत दी गई है कि वो अपने कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को रीबुक कर सकते हैं अपने बुक्स के लिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे युद्ध खत्म होने की संभावना बनती दिख रही है, भारतीय आयातकों को भी इस तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें, जो कुछ प्रावधान पहले से हैं, जैसे कि एंड ऑफ द डे की नेट पोजीशन जो $100 बिलियन पर बैंक ऑनशोर डिलीवरेबल रुपी मार्केट में होनी चाहिए, ये शर्त, जो बड़ी शर्त है, ये अभी भी कायम है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी CERC ने अलग अलग पावर एक्सचेंजों पर अकेले पावर प्राइस का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत बिजली की कीमत तय करने के लिए मार्केट कपलिंग के जरिए पावर प्राइस पर सभी एक्सचेंज के भाव का औसत निकाला जाएगा और एक यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस तय होगा। CERC के इस प्रस्ताव के बाद सोमवार को IEX के शेयर में गिरावट आई, हालांकि मंगलवार को शेयर में रिकवरी देखने को मिली। सर, ये कदम क्यों उठाया गया रेगुलेटर की ओर से और इसका क्या असर होगा? ये एक महत्वपूर्ण सुधार है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग को लेकर। अभी क्या स्थिति है कि अभी जो भारत में अलग अलग पावर एक्सचेंजेस हैं, पावर एक्सचेंजेस पर आप पावर ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो बिजली आपको ग्रिड के से पैरेलल सरप्लस होती है वो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है और उसे आप बाजार में मांग और आपूर्ति के हिसाब से जो कीमतों का फर्क है उसके आधार पर उसे बुक कर सकते हैं। खासतौर से कॉर्पोरेट और बड़ी कंपनियां इस पर ट्रेड करते हैं। तो अभी जो भारत का सिस्टम है वो एक्सचेंज वाइज प्राइस है। अलग अलग एक्सचेंजेस पर पावर के रेट अलग अलग होते हैं और उस परिस्थिति में वहां मांग और आपूर्ति की क्या हालात हैं, उस हिसाब से जो संतुलन बनता है उसे कीमतें तय की जाती हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पूरे भारत में एक सिस्टम वाइज यूनिफॉर्म प्राइस की बात कही है, जिससे कि पूरे देश में एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने वाली बिजली की दरें एक जैसी होनी चाहिए। ये एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि बिजली के प्रोड्यूसर अलग अलग हैं। हाइडल बनाने वाली बिजली कंपनियां अलग हैं जो पनबिजली बनाती हैं। थर्मल की कंपनियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। थोड़ा बहुत रिन्यूएबल का एनर्जी भी ट्रेड होती है। तो ये जो एक समान रेट तय करने की स्थिति है, तो इसमें अब पूरे देश में कहीं भी अगर पावर ट्रेड की जाएगी तो उसकी एक निर्धारित दर होगी। इसका नुकसान सबसे बड़ा अलग अलग एक्सचेंजेस को होने वाला है, क्योंकि सारे एक्सचेंजेस में जो रेट अलग थे उसका फायदा ट्रेडर्स को मिलता था, कहीं कम और कहीं ज़्यादा होते थे। तो फ्लैट एक बड़ी व्यवस्था आएगी। दूसरा ये कि जो इसलिए क्योंकि ऐसा है क्योंकि जो इंट्राडे वॉलिटिलिटी होती है पावर एक्सचेंज पर, उसे रोकने में मदद मिलेगी। एक ही दिन में अलग अलग एक्सचेंजेस पर रेट होने के कारण ट्रेडर और जो बायर हैं वो अलग अलग जगह से ट्रेड करते हैं। दूसरा ये कि लॉन्गर टर्म में पूरे देश में बिजली की एक दर क्या होनी चाहिए, इसका भी एक फ्लोर, एक बेंचमार्क इस नियम से, इस व्यवस्था से बनता दिखाई देगा। बाजार में जो लिस्टेड एक्सचेंज कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में हमने पावर एक्सचेंजेस जो 3 हैं, IEX, PXIL और HPX, इन कंपनियों के कामकाज पर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद। डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने हाल में जिन सुझावों का प्रस्ताव दिया है उन पर बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया आई है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने कुछ सुझावों पर आपत्ति जताई है। इंडस्ट्री का कहना है कि रिजर्व बैंक को बड़ी ट्रांजैक्शन में देरी की व्यवस्था लागू करने के बजाय ट्रांजैक्शन के पैटर्न, लाभार्थी के खाते की पहचान और यूजर बिहेवियर के जरिए ट्रांजैक्शन की पहचान के लिए कदम उठाने चाहिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन में देरी या उसे रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक ने इन सुझावों पर 9 मई तक भागीदारों की राय मांगी है। सर, इंडस्ट्री इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक से क्या चाहती है? देखिए, वो फैसला जो आपको याद होगा, हम लोगों ने बोनस पॉइंट में डिस्कस भी किया था कि आरबीआई ने प्रस्ताव किया था कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से यूपीआई पे 10,000 रुपए से ऊपर के अगर कोई नया पेई ऐड हुआ है जिसको तत्काल अभी जोड़ा गया है बैंकिंग अकाउंट में, तो उसे 1 आवर के डिले के बाद उसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। ये आरबीआई का प्रस्ताव था जो उसने अपने चर्चा पत्र में रखा था। इसके अलावा जो ऑथेंटिकेशन के बाकी कंट्रोल थे, किल स्विच की
का प्रावधान किया गया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन संदेहास्पद संदिग्ध पाया जाता है और ऐसा लगता है तो उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कंपनसेशन का प्रावधान था कि 25,000 रुपए तक के जो स्मॉल वैल्यू फ्रॉड हैं उनकी जिम्मेदारी बैंकों को भी उठानी चाहिए और उसकी भरपाई करनी चाहिए। इस पर उद्योग की प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो उद्योग को सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इस बात पर है कि ट्रांजैक्शन को डिले ना किया जाए। उनका कहना है कि इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी व्यवस्था लागू करते हुए ये देखना जरूरी है और इसकी व्यवस्था की जाए कि जो संदिग्ध खाते हैं उनमें इस तरीके के ट्रांजैक्शन ना किए जाएं और ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क की एक स्कोरिंग की जाए कि कौन से अकाउंट्स, कौन से खाते, कौन से नंबर ऐसे हैं जहां जोखिम की संभावना सबसे ज्यादा है। अब ये फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई और बैंकिंग इंडस्ट्री के नजरिए में एक बड़ा फर्क है। दूसरा ये कि एक जो व्यवस्था म्यूल हंटर की व्यवस्था है, म्यूल अकाउंट्स पर जिस पर भी चर्चा होती रहती है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनका जो बेनामी है या किसी दूसरे के नाम से खोले अकाउंट्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी जगह होता है। बैंकों ने कहा कि इस व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जाए और ऐसे अकाउंट्स को टारगेट किया जाए जहां दुरुपयोग होने की संभावना है। तो उद्योग पूरी तरह से फ्रॉड रोकने के आर्किटेक्चर पर, आरबीआई के आर्किटेक्चर पर सहमत नहीं दिखाई देता है। अंततः रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, वो क्या फैसला लेता है इस पर निगाहें रहेंगी। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट की वजह से ग्रामीण वेलफेयर स्कीमों और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों पर पड़ने वाले असर का रिव्यू किया है। रिव्यू में जानने की कोशिश ये की गई है कि पश्चिम एशिया संकट से ग्रामीण जनजीवन, घर और सड़क निर्माण और जल संरक्षण कार्यक्रमों पर क्या असर हुआ। साथ में ये जानने की कोशिश भी हुई है कि किसी स्कीम या कार्यक्रम को तुरंत सरकारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। सर, किन स्कीमों का रिव्यू हुआ और क्यों हुआ? ये एक महत्वपूर्ण खबर है आज की और इस खबर से आप कई सारे संकेत लगा सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सुरक्षा संबंधी चुनौती, युद्ध के कारण भारत के भीतर चलने वाली प्रमुख स्कीमों का रिव्यू किया गया। पहले तुम देखें कौन सी स्कीमों का रिव्यू किया गया। इसमें मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका योजना है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है। ये 5-6 स्कीमों का रिव्यू किया गया। ये रिव्यू इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के भीतर यह बात महसूस की जा रही है कि अब इन सारी परियोजनाओं की लागत बढ़ने वाली है कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण। यानी सरकार उस आती हुई महंगाई की आहट सुन रही है अपनी स्कीमों पे असर के तौर पर, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं और आगे हम और विस्तार से करेंगे क्योंकि यहीं से वो चीज शुरू होती है। ज्यादातर ये सारी स्कीमें निर्माण से जुड़ी हुई हैं और इन सब में कच्चे माल की कीमतों में या इनमें बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में हम बता चुके हैं। सरकार 2 वजह से इसकी रिव्यू कर रही है, एक तो इसकी बढ़ती हुई लागत और दूसरी ये कि जो सप्लाई है वो अवेलेबल है कि नहीं है। संकेत ये भी माना जा सकता है कि अगर इसमें कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं शायद जिनके बजट में आने वाले दिनों में कटौती की जा सकती है या उन्हें रोका जा सकता है। बीते 2 महीनों में सरकार की में अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में देखें, खासतौर से मार्च और अभी तक सरकार के कोई कंस्ट्रक्शन के बड़े काम नहीं हुए। ताजे जो आंकड़े आए उसमें सड़कों का आदि के निर्माण के कार्य लगभग रुके हुए हैं क्योंकि लागत में बड़ी बढ़ोतरी होती दिख रही है। तो अब सरकार अपनी स्कीमों में भी महंगाई के झटके के लिए तैयार हो रही है। क्या ये इन स्कीमों के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी या कटौती की जाएगी, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन जो महंगाई का दबाव है वो सरकार के खर्च पर, सरकारी बजट पर भी दिखेगा। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से सप्लाई चेन पर मार पड़ने और एनर्जी संकट बढ़ने की वजह से महंगाई लंबे समय तक टिके रहने की आशंका है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट जितना लंबा चलेगा, अर्थव्यवस्था में महंगाई का रिस्क और तेजी से फैलेगा क्योंकि एनर्जी लागत बढ़ने से चालू खाते घाटे का बढ़ना तय है। साथ में आयातित महंगाई और बढ़ेगी। इससे मार वेतन, सर्विसेज और कोर प्राइस पर पड़ेगी। सर, किन सेक्टर को लेकर आरबीआई की चिंता सबसे ज़्यादा है? सबसे ज्यादा चिंता है एनर्जी को लेकर। क्रूड ऑयल और फ्यूल के शॉक साफ दिखाई दे रहे हैं और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आरबीआई इशारा कर रहा है कि युद्ध अगर कल खत्म भी हो जाता है, शांति वार्ता इस्लामाबाद में सफल हो जाती, उसके बाद भी ये जो लेट सप्लाई शॉक है बना रहेगा। उसकी वजह कल भी हमने आपको बताई थी कि कच्चे तेल की कीमतों में भले ही वो $100 से नीचे आ गई हों, लेकिन कीमतें $90 से $100 के बीच में लंबे समय तक रह सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि
दुनिया में माना जा रहा है कि जैसे ही ये मोर्चा बंद होगा रूस का मोर्चा खुल सकता है, क्योंकि पिछले एक महीने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर जाने के बाद रूस को ह्यूज फंड्स मिले हैं। रूस को तेल की कीमत में बड़ा फायदा हुआ, तो वो रूस जिसकी वार मशीन रुक गई थी प्रतिबंधों के कारण, उन प्रतिबंधों के रिलैक्सेशन के कारण रूस को क्षमताएं, नई आर्थिक पावर मिली है और वो यूक्रेन पर अपने नए सिरे से हमले शुरू कर सकता है। तो इधर जब तक खाड़ी की पूरी संरचना ठीक नहीं हो जाती, उत्पादन वापस पटरी पर नहीं लौटता, जिसमें 5 से 6 महीने 7 महीने लगेंगे, तब तक ये सप्लाई के शॉक बने रहेंगे। तो 3 विंडो हैं। एक विंडो सबसे महत्वपूर्ण है, वो तेल की है, दूसरी महत्वपूर्ण विंडो गैस की है और तीसरी फर्टिलाइजर की है। ये 3 महत्वपूर्ण है और इसके अलावा एक और सेक्टर है जो केमिकल से जुड़ा हुआ है। तो गैस, LNG, LPG, फर्टिलाइजर, एग्रो इनपुट्स, केमिकल्स, इन सब के ऊपर आने वाले दिनों में असर रहेगा। इसका शुरुआती असर आपको महंगाई के ताजे आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। और ये चूंकि ऐसे फंडामेंटल कमोडिटीज हैं कि इनका असर सारे उद्योगों पर पड़ता है, खासतौर पर स्टील, केमिकल, ऑटो, इन कंपनियों पर सबसे ज्यादा असर है। आज भी देखिए इस तरीके की खबरें थी कि कुछ कार कंपनियों ने अपने कार उत्पादन के कुछ मॉडल्स का उत्पादन बंद किया है, कुछ को सप्लाई चेन में मेजर दबाव महसूस करना पड़ रहा है। तो RBI जब ये कहता है तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ब्याज दरों में कोई कमी की गुंजाइश नहीं है, महंगाई का खतरा अब तेजी से ज्यादा बढ़ रहा है, बल्कि RBI को बाद में दखल भी देना पड़ सकता है। सर, इंपोर्टेड महंगाई का क्या रिस्क दिख रहा है? इंपोर्टेड महंगाई का सबसे बड़ा रिस्क दिख रहा है जो वो पूरी की पूरी जो कॉस्ट पुश चेन है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। क्रूड के प्राइस का ट्रिकल डाउन होकर नीचे जाने लगे हैं। हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि जैसे ही चुनाव के नतीजे 4 मई के बाद आएंगे, डीजल की प्राइस में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी सरकार को, और वो डीजल की प्राइस में जब बढ़ोतरी होगी तो वो ट्रिकल डाउन होकर बाकी सारी चीजों में जाएगी। RBI इसकी तरफ इशारा कर रहा है। प्लास्टिक के कारण, जो प्लास्टिक के है रॉ मटेरियल के कारण, केमिकल्स के कारण बहुत सारा प्रोडक्ट और बहुत सारे चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, जो फ्रेट की इन्फ्लेशन आई है, जो माल भाड़े महंगे हुए हैं, शिप्स की जो शॉर्टेज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी सब अब लागत में लगकर सामने आने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण महंगाई में जो बढ़ोतरी है वो एक्सचेंज रेट के चैनल से आती है। क्योंकि रुपए में ज़्यादा कमजोरी है, तेज गिरावट दिखाई दी है, तो इंपोर्ट एक तो मुश्किल है और दूसरा इंपोर्ट महंगा होता दिखाई दे रहा है। RBI का इशारा यह है कि ये ऐसे रिस्क हैं जिनको आप तुरंत युद्ध खत्म होने के बाद मेज से नहीं हटा सकते। ये परसिस्टेंट रिस्क है, और इस तरीके की जब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आती है, जो इंपोर्ट के जरिए आती है, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आती है, तो उसे सिस्टम से हटा पाना मुश्किल होता है और वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो इसलिए सप्लाई शॉक प्लस इन्फ्लेशन, ये दोनों चीजें एक साथ रिजर्व बैंक को सामने, मतलब क्षितिज पर, होराइजन पर दिखाई दे रही हैं। और सर, ये करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर क्या चुनौती बनती दिख रही है? सब ये नया खतरा है जिस पर हम बराबर चर्चा करते रहे हैं, क्योंकि रूपी का डिप्रिसिएशन और बढ़ सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की पूरी संभावना है। जो अभी ताजी परिस्थिति है उसमें भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। चीन के साथ हमने चर्चा की थी, देखिए आसियान के और बाकी FTA के व्यापार घाटे की तस्वीर सामने आ गई है। भारत के लिए इंपोर्ट दोनों तरह से महंगा हुआ है। एक तो कीमतें बढ़ी हैं, गैस की, कच्चे तेल की, फर्टिलाइजर की, केमिकल्स की जो हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, रुपए की कीमत में गिरावट आई है। दोनों वजहों से भारत के व्यापार घाटे में करीब 2 से 3% के आसपास की संभावना व आकलन बनता दिखाई दे रहा है। और ये कैड भारत के, हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है, भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर पर संकट नहीं है, पर रुपए की गिरावट को रोकना RBI के लिए मुश्किल होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अलार्म है जो रिजर्व बैंक की तरफ से इशारा हो रहा है कि जितना कैड बढ़ता जाएगा, रिजर्व बैंक के लिए रुपए को संभालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और रिजर्व बैंक उतनी तेजी से बाजार में दखल भी नहीं देगा। तो अगर आप निवेशक हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप रुपए पर, कैड पर, इन चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो जंग है, भले ही वहाँ की जंग खत्म हो जाए, ये जंग इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था को बार बार प्रभावित करेगी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत सोमवार को शुरू हुई है और बुधवार तक चलेगी। बातचीत के लिए भारत ने अलग अलग विभागों के करीब 1 दर्जन अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भेजा है। दोनों पक्षों के बीच पहले डील फाइनल हो गई थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के लगाए सभी टैरिफ रद्द कर दिए, जिसके बाद नए सिरे से डील पर बातचीत शुरू हुई है। सर, पहले दौर की बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है?
पहले दौर में जो पहला दौर है उसमें गुड सेंट्रिक डील होने की संभावना है, जिन चीजों पर दस्तखत हो सकते हैं। जो पहला फोकस होगा वो रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म कराने के लिए भारत की तरफ से होगा। भारत के जो सामान है उनको अमेरिका में एक्सेस मिले और अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ है जो भारतीय बाजार में प्रमुख रूप से खासतौर से जो एनर्जी का हिस्सा मिलना दिया जाना है उस पर भारत की तरफ से खुलकर कमिटमेंट किए जाएंगे। एक हिस्सा जो सेक्शन 232 के टैरिफ हैं जो आयरन और स्टील पर लगाए गए हैं उनको लेकर शायद फेज 1 में कोई बदलाव की संभावना नहीं होगी। कोशिश ये होगी कि इन्हें अगले राउंड के नेगोशिएशंस में पार्क किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जबकि भारतीय बाजार में ऊर्जा बाजार में उनका दखल बढ़ रहा है तो पहले फेज की डील कर ली जाए। तो महत्वपूर्ण चीजें जो ज्यादा बड़े और लंबे विवादित मुद्दे हैं जिनमें डिजिटल ट्रेड है, आईपी है, डेटा है, इन्हें अगले चरण के लिए बढ़ाया जाएगा। पहली चीज होगी कि भारत का एनर्जी बाजार और ज्यादा खोले, जिस पर हम आपसे कल परसों में बात भी कर चुके हैं कि भारत के लिए अब मिडिल ईस्ट और रूस की जगह अमेरिका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर होने वाला है। इस साल भारत में हर 10 गैस सिलेंडर्स में से एक सिलेंडर में आपको अमेरिका की एलपीजी मिल सकती है। तो ये जो सबसे पहला हिस्सा है जो डील होने से पहले ही भारत ने इंपोर्ट शुरू कर दिया है उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में डाला जाएगा, इस बात के संकेत हैं। और इसके बाद अगले दौर की जो बातचीत है और अगले दौर की जो डील है उसकी भूमिका बनने की संभावना बनती दिखाई देगी। एक और सवाल सर कि भारत की प्रतिबद्धता कितनी रहेगी ट्रेड डील को लेकर? भारत ने अभी फिलहाल तो चूंकि अमेरिका के पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है गैस और तेल को लेकर जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखना यह होगा कि जो बाकी दूसरा हिस्सा है जो भारत को डिफेंस के स्तर से और टेक्नोलॉजी के स्तर से खासतौर से एआई डेटा सेंटर्स के लिए चिप्स के इंपोर्ट को लेकर है, इसमें भारत कितना और इंपोर्ट इस पहले फेज में फ्रंट लोड करता है कि भारत कितनी और चीजों को खासतौर से डिफेंस के इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए ऑर्डर्स प्लेस करता है और हाईटेक इक्विपमेंट्स के लिए कितने ऑर्डर प्लेस करता है। बाकी भारत के सामानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल के लिए कोशिश होगी कि अमेरिका के बाजार में एक्सेस मिल सके और जो टैरिफ की बाधा है वो हट सके। अमेरिका ने एक स्ट्रक्चर तो टैरिफ का भारतीय सामानों के लिए पहले से ही प्रस्तावित कर ही दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर की अवधि बुधवार को खत्म हो रही है और दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर अगले दौर की बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और अब ईरान की तरफ से भी बातचीत में शामिल होने के कुछ संकेत दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत को लेकर ईरान पर दबाव बढ़ाया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सर, क्या अपडेट है बातचीत को लेकर? बातचीत को लेकर अपडेट यह है कि एक मोटी मोटी सहमति कुछ चीजों पर बन गई है। होर्मुज को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच इस दूसरे दौर की वार्ताओं को में एक सहमति बनाना और इस युद्ध विराम को लंबे समय तक बढ़ाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। ये भी संकेत आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअली इन वार्ताओं में शामिल भी हो सकते हैं। ये भी संकेत आए कि शायद वो इन वार्ताओं का हिस्सा भी बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेक्स काफ़ी हाई हैं इन बातचीत को लेकर, क्योंकि ब्लॉकेड को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। होर्मुज में चीन के शिप्स पास हो रहे हैं, बाकी शिप्स भी निकल रहे हैं अमेरिका के ब्लॉकेड के बावजूद, और ईरान के पास अभी नेगोशिएशन की पावर बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में शायद जहां पर समझौता होगा वो ये होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट और आया था जो चर्चा में है कि ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता नहीं बची है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। फिर भी ईरान इस बात के लिए तैयार हो सकता है कि 5 से 10 साल तक वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को रोक देगा। लेकिन जहां विवाद का मुद्दा है वो सबसे बड़ा ये है कि ईरान शायद इस वार्ता की मेज पर बैठने से पहले अमेरिका से ब्लॉकेड हटाने की कोई ठोस, जो अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है उसे हटाने की कोई ठोस आश्वासन, उसकी ठोस गारंटी जरूर चाहेगा। नहीं तो वही मुद्दे बने हुए हैं जिन मुद्दों पर एक हद तक अब मोटी मोटी सहमति बनती दिखाई दे रही है। होर्मुज पर सर अगर सवाल किया जाए कि खुलने की क्या कोई संभावना है? होर्मुज अब दोबारा बंद है। होर्मुज ही महत्वपूर्ण है और होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार बदलता दिखाई दे रहा है और इसीलिए यह देखना होगा कि ईरान ने जो दोबारा होर्मुज को बंद किया उसे किस शर्त पर खोला जाएगा। अमेरिका का ब्लॉकेड अगर हटता है तो होर्मुज खुलने के बाद चीजें सामान्य होंगी। ऑयल बाजार को अगर आप देखें तो ये मान रहा है कि होर्मुज को खोलने पर इस शांति वार्ता में सहमति बन सकती है। पाकिस्तान की भी सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि किसी तरह से होर्मुज के रास्ते को खोला जा सके और कोई बड़ी नई
चीज इसमें नहीं आई है। इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है उससे इस युद्ध विराम को थोड़ी मजबूती मिलेगी। बातचीत पर सर आगे का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? एक और सवाल। 3 से 7 दिन के बीच में हमें तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। शायद डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि वार्ता का एक दौर और ना किया जाए, इसी दौर में कोई ना कोई सहमति बना ली जाए। इसलिए फिर उपराष्ट्रपति जेडी वांस यहाँ हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जेडी वांस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम के नॉन ईरान हॉक हैं। उन्होंने हमेशा ईरान के साथ जंग का विरोध किया है। पहले माना जा रहा था कि जेडी वांस नहीं लाए जाएंगे, लेकिन फिर जेडी वांस वापस आए हैं बातचीत करने के लिए, और वो अमेरिकी राजनीति में ईरान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं रहे। ये ईरान के कंफर्ट की बात है। दूसरी चीज है कि अब दोनों पक्षों के बीच में शर्तों के एक मोटे ढांचे का आदान प्रदान हो चुका है। तो फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, परिस्थितियां किसी दिशा में भी टर्न ले सकती, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये दूसरे दौर की वार्ताएं कोई ठोस नतीजा लेकर निकल सकती हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव है, सवाल है तो लिख भेजिए, शामिल किया जाएगा शो में। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।